बारामती में हुई घटना से पहले अजीत पवार की अंतिम फोन बातचीत को लेकर चल रही अटकलों पर अब स्थिति साफ हो गई है। एनसीपी द्वारा जारी ऑडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार ये कॉल किसी राजनीतिक विवाद से जुड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने, सामाजिक संतुलन और न्याय की बात कही गई थी। पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 28 जनवरी की सुबह फ्लाइट में रहते हुए ये बातचीत हुई, जो अजीत पवार की संतुलित सोच और समावेशी राजनीति को दर्शाती है। वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए अतिरिक्त समय देने की इच्छा जताई है। ये जानकारी टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुई और राज्य की स्थिति को रिकॉर्ड पर रखा। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में आम मतदाताओं को शामिल किए बिना नाम हटाए जा रहे हैं, छोटी गलतियों को आधार बनाया जा रहा है और बाहरी ऑब्जर्वरों की नियुक्ति पर भी सवाल हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार तय की है और संकेत दिया है कि यदि पक्ष चाहें तो विस्तृत जवाब रखने का अवसर दिया जाएगा, जिसे पार्टी ने नागरिक अधिकारों से जुड़ा संवैधानिक मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर स्थगन लगाए जाने के बावजूद बिहार के भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने 2 फरवरी को नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया था, जिससे शैक्षणिक हलकों में सवाल खड़े हो गए। आदेश के तहत कॉलेजों को छात्र शिकायत निवारण समिति गठित करने और 3 दिन में पूरी जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 4 फरवरी को आनन फानन में अपना फैसला वापस ले लिया। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां अगली सुनवाई 19 मार्च को तय है और कानूनी जानकार इसे न्यायिक आदेश की अवहेलना से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा मान रहे हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है, जिसके तहत जल्द ही वे अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ रेंज रोवर के काफिले में नजर आएंगे। जानकारी के अनुसार 4 हाई सिक्योरिटी रेंज रोवर गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिन पर 11 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा और इनमें से एक मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल की जाएगी। ये गाड़ी मल्टी लेयर आर्मर, बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास और एडवांस सुरक्षा सुविधाओं से लैस होंगी, जैसी व्यवस्था प्रधानमंत्री और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिले में भी देखने को मिलती है, जिससे वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सकेंगी। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब नहीं दे सके। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में चर्चा शांतिपूर्वक आगे बढ़ी, जहां विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार की नीतियों, आम नागरिकों की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। सरकार और विपक्ष के तर्कों के बीच ये साफ दिखा कि बजट सत्र में राजनीतिक गर्मी के साथ साथ नीतिगत बहस भी केंद्र में बनी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील से कश्मीर के हस्तनिर्मित कालीन और हस्तशिल्प उद्योग में रफ्तार लौटती दिख रही है, क्योंकि ऊंचे टैरिफ के कारण अटकी शिपमेंट्स फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हुआ है। कारोबारी संगठनों के मुताबिक टैरिफ में कमी से अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे लाखों कारीगरों की आय और रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उद्योग का कहना है कि ये समझौता निर्यातकों और खरीदारों का भरोसा मजबूत करेगा, कश्मीर की पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान देगा और आने वाले महीनों में ऑर्डर और निर्यात दोनों बढ़ने की उम्मीद है, जबकि तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी। क्वानो मीनस मार्ग पर हुई घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित दून अस्पताल पहुंचे और हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से जुड़ी बस में घायल लोगों का हालचाल जाना। सीएम ने डॉक्टरों से इलाज की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी घायलों को त्वरित व बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए। उन्होंने घायलों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में उपचार करा रहे हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का इलाज राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क होगा, ताकि वे जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद झारखंड में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जहां राज्य सरकार को कुल 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में टाटा स्टील, नवीन जिंदल समूह समेत कई बड़ी कंपनियों ने स्टील, पावर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई है। इस निवेश से झारखंड को ग्रीन स्टील और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे करीब 46,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के युवाओं और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देते हैं जिनसे देश, सेना और शहीदों को लेकर विवाद खड़ा होता है और ये सब सुर्खियों में बने रहने की कोशिश का हिस्सा लगता है। फडणवीस ने ये बातें ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की स्मृति में आयोजित मूर्ति स्थापना समारोह में कही, जहां उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक विरासत पर भी जोर दिया।
मणिपुर में लंबे समय से लागू राष्ट्रपति शासन हटने के बाद नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है, जहां एनडीए विधायक दल के नेता खेमचंद सिंह ने इम्फाल में अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश के तहत 13 फरवरी 2025 से लागू शासन व्यवस्था को 4 फरवरी 2026 से समाप्त कर दिया गया है। एनडीए का कहना है कि राज्य में स्थिर और जन समर्थित सरकार बनाई जाएगी, जिसमें सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर रहेगा, जबकि जल्द ही नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज में बिना वैध दस्तावेज रह रहे एक चीनी नागरिक को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जहां अदालत के आदेश पर उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है और अब केंद्रीय जांच एजेंसियां उसकी गतिविधियों की पड़ताल करेंगी। पुलिस के अनुसार ये व्यक्ति नेपाल समेत कई देशों की यात्रा के बाद मैक्लोडगंज पहुंचा था और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास क्षेत्र के पास लंबे समय से रह रहा था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मणिपुर में नई सरकार गठन की प्रक्रिया के बीच कुकी जो काउंसिल ने कुकी समुदाय के विधायकों को महत्वपूर्ण चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि वे समुदाय के सामूहिक फैसले के विपरीत जाकर सरकार गठन का समर्थन करते हैं तो उसके नतीजे उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होंगे। काउंसिल ने विधायकों से कुकी लोगों की सामूहिक इच्छा, भावनाओं और राजनीतिक उम्मीदों का सम्मान करने की अपील की है। ये बयान ऐसे समय आया है जब एनडीए ने युमनम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर के लिए अतिरिक्त समय देने से साफ इनकार कर दिया है और निर्देश दिया है कि उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। अदालत ने कहा कि पहले दिए गए आश्वासनों को पूरा न किए जाने के कारण ये सख्त रुख अपनाया गया है और अब समय सीमा बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता। ये मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में दर्ज उन प्रकरणों से जुड़ा है जिनमें अभिनेता और उनकी पत्नी पर आर्थिक लेनदेन से जुड़े मामलों में जुर्माना लगाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब आगे की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी, जिससे ये संदेश गया है कि न्यायिक आदेशों के पालन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 2010 में पंजीकृत एक ऑल्टो कार पर 1 लाख रुपए का चालान काटा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि वाहन में नियमों के खिलाफ टायर और ढांचे से जुड़ा अवैध मॉडिफिकेशन किया गया था, जिसकी आरटीओ से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। गांधी चौक के पास विशेष चेकिंग अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई, जिसे अब तक के बड़े चालानों में से एक माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट में खुद मौजूद रहकर ममता ने कहा कि छोटी तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ रहा है। अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है, जबकि चुनाव आयोग से भी इस पूरे मसले पर जवाब मांगा गया है, जिससे आने वाले दिनों में ये मुद्दा और अहम हो गया है। संसद भवन के मकर द्वार पर उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। बजट सत्र के दौरान निलंबित विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच दोनों नेताओं के बीच मौखिक टिप्पणी हुई, जिसमें एक दूसरे पर राजनीतिक आक्षेप लगाए गए। ये घटनाक्रम उस समय सामने आया जब संसद की कार्यवाही हंगामे के कारण बाधित रही और बाहर भी सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच तनातनी साफ दिखाई दी, जिससे पूरे दिन संसद परिसर का माहौल गर्म बना रहा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण कामयाबी हाथ लगी है, जहां खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त अभियान में 2 आतंक से जुड़े लोगों की मौत हुई है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जो कई घंटों तक चला। अधिकारियों के अनुसार दोनों व्यक्ति प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। अभियान के बाद इलाके में सुरक्षा और मजबूत की गई है। आसपास के क्षेत्रों में तलाशी जारी है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे नोटिफाइड डिजीज घोषित करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में मरीजों का सटीक डेटा जुटाया जा सके और इलाज की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में जागरूकता की कमी के कारण स्तन और सर्वाइकल कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, जिनकी पहचान अक्सर दूसरे या तीसरे चरण में होती है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अधिसूचित रोग बनने के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों को कैंसर के सभी मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होगा, जिससे समय पर जांच, इलाज और जन जागरूकता अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े दावे किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ घटने पर धन्यवाद तो दिया है, लेकिन बाकी दावों पर न सहमति जताई है और न असहमति। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से भारी मात्रा में उत्पाद खरीदेगा और कुछ वैश्विक फैसलों में सहयोग बढ़ेगा, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन दावों और वास्तविकता के बीच अंतर हो सकता है। फिलहाल साफ है कि टैरिफ घटने से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी, लेकिन ट्रंप के बताए गए सभी बिंदु जमीन पर उसी तरह लागू होंगे या नहीं, ये आने वाले समय में आधिकारिक समझौतों और संयुक्त बयान के बाद ही स्पष्ट होगा। न्यायिक व्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 2 साल के लिए एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। संविधान के अनुच्छेद 224(a) के तहत की गई इस पहल का मकसद खासकर आपराधिक मामलों के भारी बैकलॉग को कम करना है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हजारों मामले लंबित हैं। कॉलेजियम का मानना है कि अनुभवी पूर्व जजों की वापसी से मामलों के निपटारे में गति आएगी और न्याय प्रक्रिया को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट संस्थाओं के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि खेल संघ खिलाड़ियों की वजह से पहचाने जाते हैं, न कि ऐसे प्रशासकों की जिन्हें खेल की बुनियादी समझ भी नहीं है। सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी रिटायर्ड क्रिकेटरों के हाथ में होनी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों के हितों की सही समझ और सम्मान बना रहे। ये टिप्पणी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जहां कोर्ट ने सदस्यता और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि खेल संस्थाओं में पारदर्शिता और खेल से जुड़े लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है।